मैं हूं अब्दुल्ला मोहम्मदी। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहता हूं जिनका जिक्र पार्लियामेंट में सुप्रिया सूले भी करने से नहीं चूकी। जी हां, मैं हिना सिरहान बिन माजी और किरण कुलकर्णी की बात कर रहा हूं। मैडम, आपका वेलकम है हमारे इस इंटरव्यू सेशन में। कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत होगी, उससे पहले आप अपना परिचय हमें यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं कि हिना सिरहान बिन माजी है। मैं पहले किरण कुलकर्णी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। पीजी मेरा पॉलिटिकल साइंस में हुआ है और मैं यूपीएससी एमपीएससी के एग्ज़ाम्स भी दी हूँ। एमपीएससी के एग्ज़ाम में मैं गैजेटेड के पोस्ट तक पहुँची थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने मुझे यहाँ पे दीन के काम में डाल दिया, तो मैं ये दीन का काम छोटा मोटा काम कर रही हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी से ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी एजुकेशन हासिल किया है वो मैंने मेरी शादी के बाद किया है। मैं शादी के पहले अंडर ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएशन पीजी लॉ जो भी मैंने एजुकेशन हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद हासिल किया है। मैम, शादी के बाद आपका क्वालिफिकेशन हुआ जी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी पर कि शादी के बाद जब आफ्टर मैरिज आपने ये क्वालिफिकेशन किया तो क्या आपको किन दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या बुर्का आपके लिए रिकॉर्ड बना, या क्या बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के अंदर महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता है, तो क्या ये चार दीवारी आपके लिए कैद बनी? ये बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बुर्का क्या मेरे लिए कैद बना है। जी देखिए, बुर्का कहीं भी कैद नहीं है। ये यू आर एंजॉइंग योर लिबर्टी इनसाइड दिस एंड नाइसली यू आर एंजॉइंग। आज कितनी सारी गैर मुस्लिम बच्चियां छेड़े नहीं जाना बोलकर आज आप देखेंगे कि फुल नोज पीस वगैरह जैसा हम लगाते हैं वैसा हिजाब बांधती है। सन के प्रोटेक्शन से भी उनको वो देती है कि नहीं। और बहुत सारी लड़कियां क्या बोलती है, नहीं हम छेड़छाड़ से बचने के लिए हम ये पहनती है। तो इसका मतलब ये वो आंसर दिए तो चलता, और मुस्लिम महिला बुर्का पहने तो उसके ऊपर जो है तो जुल्म, ये तो जस्टिफाई नहीं करता। बुर्का ये जो है ये सिक्योरिटी है, ठीक है, ये सिक्योरिटी है। एंड मैं पहले बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन जब मैंने स्टडी की कि बुर्का क्या है, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर डायमंड है तो क्या डायमंड आप रास्ते पर रखते हैं? डायमंड को क्या करते हैं आप तो एक लॉकर में सेफ रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं उसको कहीं तो भी। तो वी आर वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ अल्लाह, इन द आईज ऑफ अवर हस्बैंड्स, इन द आईज ऑफ अवर चिल्ड्रन। वी आर वेरी प्रेशियस देन एनीथिंग। सो हम ये बुर्का पहनते हैं और मैं बुर्के को बहुत एंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, आपको जानकर खुशी होंगी कि मैं कश्मीर के रोड पे ड्राइव करती हूँ, तो वो रोड पे भी मुझे कहीं बुर्का मेरा आड़ नहीं आता है। ये जो बात कहते हैं कि बुर्का आड़ आता है, हमारे भाई है अब्दुल हफीज जानना के, उनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, एक कर चुकी है, तो वो भी तो बुर्का पहनते हैं, जिनका एग्जाम्पल सुप्रिया सुले ने भी दी। और भी कई सारी लड़कियां हैं जो हाईली एजुकेटेड है, तो वो भी अपने हिजाब में रहकर एजुकेशन हासिल कर रही है। तो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बुर्का हमारे एजुकेशन में या कोई हमारी और चीज में आड़ आता है। इस्लाम धर्म के अंदर जी वुमेन्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं जी, इस पर बताइए आप। इस्लाम में सबसे पहले एक लेडीज को, एक औरत को ये हक दिया है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एजुकेशन यानी इल्म हासिल करना, जिसको लेकर अभी आपने मुझे पहले सवाल किया कि आपका बुर्का कहीं आपके एजुकेशन में आड़ बना क्या। अरे हमारे रब ने तो हमको ये कंपलसरी किया है कि हम इल्म को जो है नॉलेज को हासिल करें, तो ये तो हमारे पे कंपल्शन है। तो ये तो आड़ आने की सबसे पहला राइट हमको ये दिया है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देती है। नंबर 2, जब उसकी शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो बाज़ाब्ता उसकी परमिशन लेते हैं शादी के वक्त। विदाउट अ वुमन्स परमिशन निकाह होता ही नहीं है, शादी होती ही नहीं है। तो ये उसका सबसे बड़ा हक है। और वो अगर वो चाहती है कि अपने फादर को बोले कि नहीं मुझे ये निकाह मंजूर नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, या मेरे मेहर में ये रखो, मेहर का हक दिया है। थर्ड राइट जो दिया है ना, जैसे कि डाउरी देना पड़ता है हमारे सोसाइटी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुस्लिम इस्लाम है, इस्लाम में मेहर देना पड़ता है ना कि लेना पड़ता है। चौथी चीज, एक औरत को फादर की विरासत में हक है, शोहर की विरासत में हक है।
और जो बेटा है, अगर कुछ उसको प्रॉब्लम आती है, जैसा तलाक तलाक बोल रहे हैं आप लोग या मीडिया बोल रही है, अगर उसका तलाक हो जाता है और उसके फादर नहीं है तो उसके भाई उसको संभाल सकता है, उसके बेटे अगर है तो उसके बेटे उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये जो बोलना है कि यानी औरत को कोई हक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद औरत को रीमैरिज का हक है। अगर वो शादी यानी उसका तलाक होता है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, इवन वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड से खुला भी ले सकती है। मैम आपने शादी और तलाक की बात करें, मैम तलाक ही के ऊपर मतलब अभी एक पूरा माहौल गर्म मीडिया के अंदर जी जी, और ये मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है कि तलाक जो है तो महिलाओं के साथ जुल्म है, ज्यादती है जी। तो क्या इसको मतलब आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी कि मतलब ये जुल्म है, ज्यादती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तलाक का जो इस्लामिक शरिया में जो सिस्टम है उस पर थोड़ा सा बात करूंगी। पूरा अगर आप कुरान और हदीस पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी करें तो आपको कहीं भी एक साथ तलाक तलाक बोल दिए और रिश्ता खत्म हो गया, ये कहीं भी दिखेगा नहीं। और मैं मुस्लिम सोसाइटी में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह रहती हूँ। होते होंगे कोई औरतों के ऊपर जुल्म, लेकिन जिस तरीके से पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जो कर रहा है हाँ मीडिया जो पिक्चराइज कर रहा है ना कि मुस्लिम औरत ये वो ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, नहीं है ये हकीकत। होता होगा तो जुल्म हर मजहब में हर एक बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म होता है, तो क्या आप खाली इस्लाम को बदनाम करेंगे? और दूसरी चीज गवर्नमेंट को ही मैं पूछना चाहूंगी, भाई अगर दो मियाँ बीवी एक साथ उनकी रह नहीं सकते, जैसे कि अगर हम कुरान का सूरह बकरा पढ़ेंगे, सूरह निसा पढ़ेंगे, सूरह तलाक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा तलाक का सिस्टम दिया हुआ है। इवन हमारे रब ने, अल्लाह ताला ने काउंसलिंग का सिस्टम रखा है इसमें कि अगर दोनों मियाँ बीवी की बनती नहीं है तो एक हस्बैंड की तरफ का एक रिश्तेदार है जिसको दीन का नॉलेज हो, जिसको इल्म हो, और एक औरत जो बीवी है उसकी तरफ का भी एक रिश्तेदार है, और दोनों आपस में बैठे उनको समझाए, उनकी काउंसलिंग करे, जिसकी कि आज हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि काउंसलिंग का सिस्टम ही नहीं है, कोई भी सोसाइटी में देखिए। और तो ये हमारे अल्लाह ताला ने दिया हुआ सिस्टम है। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब हमारे पास निकाह होता है तो निकाह के वक्त हमारे पास एक खुतबा पढ़ा जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। तो वो निकाह की शुरुआत जो कुरान की आयतों से होती है, तो अल्लाह ताला ने पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह निसा की आयत नंबर 1, या अय्युहन्नास रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ना मिनहा ज़ौजहा। यानी कहा गया है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ए इंसानों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यानी देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, तुम आपस में सब भाई बहन हो, यानी पूरे इंसानियत को अल्लाह ताला ने एक जगह लाके खड़ा किया है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमको मैंने एक मर्द और एक औरत से बनाया है, और तुम क्या करो, अल्लाह ताला आगे कह रहा है यही कुरान की आयतों में कि तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो ना कि तोड़ो। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि मैं सब देखने वाला हूं, यानी यहाँ तोड़ने का सिस्टम नहीं है इस्लाम में, जो बताया जा रहा है ना, तो तोड़ने का सिस्टम ही नहीं है। और दूसरी बात, तलाक बोल रहे, इस तरीके से तलाक तो होता नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है। ये वे ऑफ रिलीफ है, मतलब आप बताएंगे? ऑफ कोर्स ये पनिशमेंट नहीं है, इंसान के लिए ये पनिशमेंट नहीं है। यानी अगर काउंसलिंग के बाद भी अगर एक मियाँ बीवी रहते नहीं है साथ में तो वो सेपरेट हो सकते हैं। क्यों? तो आजकल सोसाइटी में क्या होता है, अगर तलाक आसानी से मिलता नहीं है तो हस्बैंड वाइफ को जला देते हैं। तो क्या ये सही है? तो उससे तो अच्छा है कि बेहतर है कि वो दोनों अलग हो, अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और दूसरी बात जो बताया गया है कि 1 मिनट में तलाक नहीं होता है, 3 महीने का वक्त है, उसके अंदर 3 महीने का वक्त है, एक तलाक होती है। यानी इस तरीके से तलाक दिया जाता है। और उसके बाद अगर औरत दूसरा मैरिज कर सकती है, औरत अच्छा, उसको उसके फादर की सिक्योरिटी है। मैम ये 3 साल का मतलब उसको उसका शौहर जो है जो तलाक देगा तो वो 3 साल जेल में, और फिर उसके बाद उसको वहीं से अलाउंस भी देना है। और मैम आप मतलब इस गवर्नमेंट जो ये कानून बनाना चाह रही है तो आप इससे एग्री हो? जी, ये कानून से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अगर एक एक्सीडेंट होता है एक इंसान से तो और उसके हाथ से अगर वो इंसान सामने वाला मर जाता है तो 2 साल की पनिशमेंट है हमारे लॉ। और ये कौन सा यानी जस्टिस है कि एक हस्बैंड ने तलाक दिए तो आप उसको 3 साल अंदर डाल दो। मोदी साहब ने तो यशोदा बहन को ना तो तलाक दिया है ना मोदी साहब अपने साथ रख रहे, तो यशोदा बहन का मैरिटल स्टेटस क्या है?
यानी वो औरत के साथ इंसाफ की बात तो कोई नहीं कर रहा है कि वो औरत के साथ क्या हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं का सबको बहुत ज्यादा मोहब्बत आ रही है, और मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है ना, तो गवर्नमेंट जिनके तलाक हो गए उनके लिए एक महामंडल बनाए, उनकी मदद करे, उनको इकोनॉमिकली बैकअप करे गवर्नमेंट, ना कि ऐसे लॉ बनाए जिससे हमारी सोसाइटी खत्म हो जाए। मेरी महिलाओं से अपील है, खास करके मुस्लिम महिलाओं से, कि वो ये कानून को समझे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए। मैम, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने मतलब लॉ भी किया है, तो मैम क्या इससे राइट टू रिलीजन को भी खतरा है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही खतरा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ इक्वालिटी का हक दे रहे हैं, ये कौन सी, और आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन से बोल रहे हैं कि हर एक शख्स को उसके रिलीजन के मुताबिक उसका जिंदगी जीने का हक है, और आप उसके रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि उसका रिलीजन कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट खुद कुरान के लॉ का स्टडी करे और उसका वो लॉ दूसरों के लिए अप्लाई करे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे हिना बिन माजी से, जिन्होंने अपनी बेबाक और अंदाज में ये बात रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर मुस्लिम महिलाएं और इस्लाम की चार दीवारी के अंदर, इस्लाम के आंगन में महिलाएं जितनी सुरक्षित है, उतना ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और अपनी आंखों पर नफरत का चश्मा लगाकर मजहब को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।